नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शीट डायमेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके शीट डायमेंशन से पूछे जाते हैं, जैसे कि स्कारिफिकेशन क्या है या स्टार्टिफिकेशन क्या है, और उसके अलावा ऑर्थोडॉक्स शीट्स किसे कहते हैं, रिकल्सिट्रेंट शीट्स किसे कहते हैं, इनके एग्जाम्पल जो हैं, और कौन कौन से हमारे जो शीट डायमेंशन को ब्रेकिंग करने के लिए कौन से हार्मोन्स हैं, या कह सकते हैं कि क्या क्रायो प्रोटेक्टेंट्स हैं, क्या क्रायो प्रिजर्वेशन है। तो ये सभी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन कहेंगे कि जो भी आपके कंपटीशन में पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले शीट डायमेंशन क्या है, तो कह सकते हैं कि जो आपका एक वाइएबल अर्थात जीवित सीड्स होता है, वाइएबल सीड्स होता है, जब उसमें कहेंगे कि जर्मिनेशन नहीं होता है, अब वो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन मौजूद हो, अर्थात उसके लिए फेवरेबल कंडीशन मौजूद होने के बाद भी जब एक वाइएबल सीड्स में जर्मिनेशन नहीं होता है, तो कह सकते हैं कि उसको हम एक शीट डायमेंशन है। एंड शीट डायमेंशन जैसे आपका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, डायमेंशन इज ड्यू टू लैक या इनएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अर्थात जो आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जनरली कहेंगे कि अल्फा एमाइलेज, जब उनकी कमी होती है या वो इनएक्टिव होते हैं, तो उसकी वजह से सीड जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। और इसके लिए जैसे आपका जिब्रेलिन है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये आपका एक कहेंगे कि क्वेश्चन पुटअप होता है, किसकी वजह से सीड में डॉर्मेंसी होगी, तो कहेंगे कि हाइड्रोलाइटिक जो आपके एंजाइम हैं। उसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो कहेंगे जिब्रेलिन आर द प्रीडोमिनेंट जर्मिनेशन एजेंट, कहेंगे कि जो जिब्रेलिन होता है एक तरीके से वो आपका सीड जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होता है, अर्थात एक तरीके से अगर जिब्रेलिन का हम यूज करते हैं तो सीड में जर्मिनेशन जो है वो आ जाएगा, अर्थात कहेंगे कि तरीके से ब्रेकिंग डॉर्मेंसी का भी हम काम कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन। दूसरा क्या है कि साइटोकाइनेंस जो है एक तरीके से ये भी है, और आपका ये जो है रेड कहेंगे कि लाइट्स, जो आपकी रेड लाइट्स होती हैं, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 650। तो कहेंगे कि रेड लाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं किसको, डॉर्मेंसी ब्रेकिंग को, अर्थात सीड के जर्मिनेशन को। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट्स क्या करती हैं, ये इनहिबिट करती हैं, जर्मिनेशन को इनहिबिट करती हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्लू लाइट्स और रेड लाइट्स जो होता है वो क्या करेंगी, प्रमोट करेंगी आपके जर्मिनेशन को। तो ये चीज़ें हो जाएंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि हम कैसे डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो कहेंगे कि डॉर्मेंसी जो ब्रेक करना है इसको हम दो तरीके से, या तो फिजिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से या केमिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से, जो आपका अरुण कात्यायन में दिया गया है, ये दो तरीके से दिया गया है, फिजिकल ट्रीटमेंट एंड केमिकल ट्रीटमेंट। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में कहने का मतलब ये हो गया है कि जैसे कि हम यहाँ अगर देखें एक टर्म यूज होता है स्टार्टी, कहेंगे कि फिकेशन। तो जो स्टार्टिफिकेशन होता है, कहेंगे कि जब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, अर्थात जब हम सीड को लो टेम्परेचर पे अर्थात चिलिंग टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं, तो उसकी जो डॉर्मेंसी होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो एक तरीके से ये आपका फिजिकल मेथड में एक मेथड हो सकता है स्टार्टिफिकेशन, और जिसके अंतर्गत हम कहेंगे कि जो आपका एप्पल होता है, एप्पल हुआ, इन सभी को हम स्टार्टिफिकेशन के थ्रू जो है इसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। दूसरा जो फिजिकल मेथड में होगा वो स्कारिफिकेशन होगा। तो ये टर्म बड़े ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाएगा कि स्कारिफिकेशन क्या है, स्टार्टिफिकेशन क्या है। तो कहेंगे कि स्कारिफिकेशन में कहेंगे कि जो आपका सीड कोट होता है, अर्थात सीड कोट हो सकता है किसी फ्रूट का या किसी सीरियल्स क्रॉप का जो सीड कोट हो, या अदर क्रॉप्स का सीड कोट जो है वो हार्ड हो। अब जब वो हार्ड होता है तो उसको हम कहेंगे कि ब्रेक करते हैं, और अर्थात उसको हम सॉफ्टनिंग करते हैं, अर्थात उसको हम तोड़ के या अदर मेथड से यूज करते हुए उसको हम सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे कि वो वाटर में परमिएबल हो जाए, अर्थात कहेंगे कि एक तरीके से जो वाटर और गैसेज होती हैं वो परमिएबल हो जाए। तो ये जब क्रिया करते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्कारिफिकेशन, अर्थात प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और सॉफ्टनिंग द सीड्स कवरिंग टू मेक इट कहेंगे परमिएबल टू वाटर और गैस इज नोन एज स्कारिफिकेशन। तो अब स्कारिफिकेशन में आपका हम फिजिकल में देखेंगे, स्कारिफिकेशन में हम तीन तरीके के, एक तो मैकेनिकली रूप से, जैसे मैकेनिकली रूप से अगर हम बात करें तो आपका बेर हुआ,
बेड में, क्योंकि उसका हार्ड कवरिंग काफ़ी टफ होता है। अगर आप सभी ने देखा होगा जो उसका शीट का कवरिंग होता है वो काफ़ी टफ होता है, तो उसको हम मैकेनिकली रूप से कहेंगे कि अर्थात किसी ईंट पत्थर किसी के माध्यम से तोड़ के हम उसको शीट की डायमेंशन को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हॉट वाटर, जैसे हमने अभी बताया था, हॉट वाटर या लो टेम्परेचर पे अर्थात या तो अल्टरनेट करके हम पहले उसको हॉट वाटर में गर्म करें, फिर उसको हम लो टेम्परेचर पे रख दें। इस तरीके से अल्टरनेटिंग दी हॉट एंड कूल, उसके द्वारा भी शीट की जो होती है कहेंगे कि डायमेंशन उसको ब्रेक किया जा सकता है। उसके अलावा कहेंगे कि अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग, अर्थात कोई ऐसा सीड है जिसको हम अल्टरनेट, अर्थात पहले उसको हम भिगोते हैं, फिर उसको हम ड्राई करते हैं, फिर भिगोते हैं, अर्थात एक तरीके से ये भी मेथड जो है वो हम सीड की डायमेंशन को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। तो दो चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है, कहेंगे कि स्कारिफिकेशन और स्टाल्टिफिकेशन, अर्थात कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ सीड कोट, उसको हम क्या बोलेंगे, स्कारिफिकेशन बोलेंगे, बाय द रबिंग टू, अर्थात किसी भी मेथड के द्वारा। अब बात करते हैं हम केमिकल ट्रीटमेंट। ये आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। केमिकल ट्रीटमेंट में कहेंगे कि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है केमिकल ट्रीटमेंट में। तो केमिकल ट्रीटमेंट में आपके दो तरीके से होते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक होता है, अभी हम इसके बाद आपको ऑर्थोडॉक्स और रिकल्सिट्रेंट शीट्स के बारे में भी बताएंगे, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो केमिकल में आपके दो तरीके से हो जाते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक आपको जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, या कहेंगे कि KNO4 हुआ, अर्थात इसको स्ट्रांगेट, अर्थात 1 से 3% अगर इसका सोल्यूशन है तो उसमें अगर हम इसको कहेंगे सोक्ड कर दें, तो कहेंगे कि एक तरीके से डॉर्मेंसी जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। और गैस के द्वारा भी, अर्थात आपका जो गैस है ऑक्सीजन है, एक तरीके से जैसे सीड के जर्मिनेशन के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले वीडियो में कि सीड के जर्मिनेशन के लिए 4 चीज़ें एक टू कहेंगे कि होती हैं। आपका ऑक्सीजन हो गया, अर्थात एयर हो जाएगा। उसके अलावा कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, अर्थात अगर सीड में कैपेसिटी है जर्मिनेशन की तो फिर भी हो सकता है। तीसरी चीज़ हो सकती है मॉइस्चर है, अर्थात अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं उनको एक्टिव होना होता है। और तीसरा कह सकते, चौथा जो होता है कहेंगे कि वो आपका होता है टेम्परेचर। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं, कहेंगे कि एक तरीके से इसेंशियल फैक्टर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। कैपेसिटी ऑफ सीड, टेम्परेचर, ऑक्सीजन मीन्स एयर एंड टेम्परेचर, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हमारा जो है ये सभी जो है इन ऑर्गेनिक के अंतर्गत आते हैं। तो कभी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गैसेज हो गई, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसेंशियल फैक्टर फॉर जर्मिनेशन, ये 4 के 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ये आपका KNO3, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, या H2SO4 हुआ, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इन सभी का यूज हम करते हैं शीट की डायमेंशन को ब्रेक करने के लिए। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स में कह सकते हैं कि आपके जैसे कि नॉन हार्मोनल है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये पूछ दिया जाता है नॉन हार्मोनल। तो नॉन हार्मोनल में कहेंगे, हार्मोनल में कहेंगे कि आपका हार्मोनल में थायोयूरिया हो गया, अर्थात जो थायोयूरिया होता है जनरली हम यूज करते हैं एज ए सीड डायमेंशन ब्रेकिंग के लिए, जनरली हम पोटैटो में यूज करते हैं, थायोयूरिया हुआ। और स्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक एसिड को क्या बोला जाता है, विटामिन C। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। थायोयूरिया, स्कार्बिक एसिड, नॉन हार्मोनल एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स फॉर ब्रेकिंग द सीड डायमेंशन। उसके अलावा आपका हार्मोनल में अगर बात करते हैं, हार्मोन कौन कौन से ऐसे हैं जो सीड की डायमेंशन को ब्रेक करते हैं, देखिए आप सब नोट करते चलेंगे। तो वो आपका GA3 हुआ, जिब्रेलिक एसिड हुआ। उसके अलावा आपका कहेंगे कि काइनेटिन हुआ, अर्थात साइटोकाइनेट्स कह सकते हैं एक तरीके से, काइनेटिन्स हुआ। उसके अलावा इथाइलिन या इथरेल, इथाइलिन या इथरेल जो होता है ये भी आपका सीड डायमेंशन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो आपके हार्मोन्स हो गए, ये तीनों क्या हैं, एक तरीके से आपके हार्मोन्स हैं, जिब्रेलिक एसिड, काइनेटिन, और कहेंगे कि आपका इथाइलिन या इथरेल, कहेंगे कि 500 ppm तक हम इथरेल का यूज कर सकते हैं सीड की डायमेंशन को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद कहेंगे कि अदर जो चीज़ें हैं, कहेंगे कि आपका क्रायो प्रिजर्वेशन,
अर्थात क्रायो प्रिजर्वेशन में स्टोरेज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन कह सकते हैं कि एक तरीके से 96 या आपका 196 तक होता है। और CO2 जो है, कहेंगे कि CO2 जो है अगर एट 43 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये भी एक लिक्विड जो CO2 होता है या लिक्विड नाइट्रोजन है, इनका यूज हम करके शीट की डार्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। और उसके अलावा क्रायो प्रोटेक्टेंट्स हैं, तो ये भी आपका पूछा जाता है। कहेंगे ग्लिसरॉल्स, तो ग्लिसरॉल जो होता है ये एक तरीके से क्रायो प्रोटेक्टेंट है और जो है सीड डार्मेंसी में ब्रेकिंग के लिए यूज होते हैं। अब दो चीज़ें हमने जो बताई थी कि आपका दो चीज़ें और बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो पूछी जा सकती हैं। एक तो ऑर्थोडॉक्स सीड्स किसे कहते हैं और एक रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। तो जनरली अगर आप सभी गांव से रिलेटेड होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि जो आपका मेज होता है, जनरली किसान उसको एक गट्ठर बना के और वैसे ही कहीं रख देता है, उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है। तो ये कैपेसिटी क्या होती है, इसको कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स सीड्स ये है। क्यों? ऑर्थोडॉक्स सीड्स की अगर डिफिनीशन की बात करें तो सीड रिमेन वाइएबल, अर्थात कहेंगे कि ऐसा सीड्स जो लॉन्ग समय तक जीवित रह सकता है अगर उसको लो टेम्परेचर मिलता है। अर्थात लॉन्ग समय तक अगर वो लो टेम्परेचर उसको मिलता है फिर भी वो वाइएबल रह सकता है, जीवित रह सकता है। अर्थात सीड रिमेन वाइएबल फॉर लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर, सच सीड्स इज नोन एज ऑर्थोडॉक्स सीड्स। एंड कॉमन एग्जाम्पल कह सकते हैं कि आपका मेज हो सकता है। उसके बाद हमारा बात आता है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। तो ऐसे सीड्स जो कि रिमेन वाइएबल फॉर लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर, अर्थात डोंट रिमेन, अर्थात ऐसे सीड्स जो कि लो टेम्परेचर पे लॉन्ग समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, उनको हम रिकैल्सिट्रेंट सीड्स कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल बड़े ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। जैसे आपका मैंगो हुआ, तो मैंगो जनरली 4 वीक, अर्थात कह सकते हैं 1 मंथ से ज़्यादा इसका सीड जो होता है वो वाइएबल नहीं रह सकता, वो 1 मंथ में ऑलरेडी वो जर्मिनेट कर ही जाएगा। उसके अलावा जैसे सिट्रस हुआ, लीची हुआ, तो ये सभी क्या है, जैक फ्रूट हुआ। जैक फ्रूट को आपने अगर देखा होगा तो जैक फ्रूट का सीड अपने आप ही जर्मिनेट कर जाता है, फ्रूट में ही वो जर्मिनेट कर जाता है अगर उसको हम सही समय पे हार्वेस्टिंग ना करें। तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, रिकैल्सिट्रेंट सीड, अर्थात सीड रिमेन नॉट वाइएबल फॉर लो टेम्परेचर एट लॉन्ग टाइम, नॉट वाइएबल लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके अलावा इसमें कॉफ़ी भी होता है। कॉफ़ी का जो सीड्स है, कॉफ़ी का सीड्स होता है, तो कॉफ़ी सीड्स है, रबर सीड्स है, तो ये भी आपके रिकैल्सिट्रेंट सीड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा आपका डार्मेंसी के अंतर्गत हो गया है और कहेंगे कि ये पूरा एक तरीके से सफिशियंट है। तो अगर एक बार फिर से, तो सीड डार्मेंसी मतलब ए फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ वाइएबल सीड्स which prevent germination even in the presence of favorable condition। और जनरली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं जब एब्सेंस होते हैं तो उनकी वजह से सीड में डार्मेंसी पाई जाती है। जिब्रेलिक एसिड हुआ, मोस्ट प्रीडोमिनेंट जर्मिनेशन एजेंट होते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड इसका काम भी पूछा जाता है। दो तरीके से हम सीड की डार्मेंसी ब्रेक कर सकते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमने बताया स्कारिफिकेशन एंड स्टाल्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट एंड हाँ, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट और स्कारिफिकेशन में ब्रेक डाउन द शीट कवर। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आपका है कि कौन से हार्मोनल ट्रीटमेंट हैं, कौन से नॉन हार्मोनल हैं, अर्थात केमिकल्स में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में आपके कौन से नॉन हार्मोनल हैं, थायरोयूरिया, एस्कॉर्बिक एसिड, एंड हार्मोनल में GA, कहेंगे इथाइलिन या इथरेल्स एंड काइनेटिन्स। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और ऑर्थोडॉक्स शीट्स क्या है, रिकैल्सिट्रेंट शीट्स क्या है, ये सभी आपके हो गए। तो ये सभी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं।